फ्रेंड्स हम सेक्शन 194 ए कर रहे थे, ठीक है ना। अब 194 ए में हम एक्सेप्शंस कर रहे थे कि टीडीएस कहाँ नहीं कटेगा 194 ए में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसमें लिखा है कि भाई इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट, जो हमारा सेविंग बैंक का अकाउंट होता है उस पर जो इंटरेस्ट मिलता है उस पर भी टीडीएस नहीं कटेगा, ठीक है, 194 ए में, ठीक है। लेकिन क्या लिखा है, किस पे लिख कटेगा, टाइम डिपॉजिट यानी फिक्स डिपॉजिट्स पे और रिकरिंग डिपॉजिट्स के ऊपर, ठीक है। और अब क्या लिखा है इन्होंने, ठीक है ना, किसके फिक्स डिपॉजिट और रिकरिंग डिपॉजिट किसके, बैंक्स के अंदर और कोऑपरेटिव बैंक्स के अंदर। कोऑपरेटिव सोसाइटी एंगेज इन बैंकिंग मतलब कोऑपरेटिव बैंक्स जो होते हैं जो, ठीक है। और वेयर इंटरेस्ट इज क्रेडिटेड और पेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर द इनकम टैक्स एक्ट। जैसे इनकम टैक्स के अंदर मान लीजिए किसी का रिफंड इशू होता है, ठीक है ना, किसी का रिफंड इशू होता है, तो रिफंड जो इशू होता है उसके अंदर वो देरी से आता है तो उसके ऊपर गवर्नमेंट जो है इंटरेस्ट देती है, तो वो इंटरेस्ट अगर की पेमेंट गवर्नमेंट करिए तो उस पर भी टीडीएस नहीं कटेगा, ठीक है। और अगर कोई प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी है और प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटी या कोऑपरेटिव लैंड मॉर्गेज बैंक है या कोऑपरेटिव लैंड डेवलपमेंट बैंक है, इनके साथ भी अगर डिपॉजिट है तो उसके ऊपर भी वो जो पेमेंट करेंगे इंटरेस्ट की उस पर भी टीडीएस नहीं कटेगा, ठीक है। और वेयर सच इनकम क्रेडिट और पेड बाय कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक है, अदर देन ए कोऑपरेटिव बैंक टू ए मेंबर, ठीक है ना, ये किसको कर रहे हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी मेंबर को कर रही है, ठीक है ना। और टू सच इनकम क्रेडिट और पेड बाय ए कोऑपरेटिव सोसाइटी टू एनी अदर कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक है ना। जो इंटरेस्ट की पेमेंट होगी वेयर सच इनकम क्रेडिट और पेड बाय कोऑपरेटिव सोसाइटी अदर देन ए कोऑपरेटिव बैंक टू अ मेंबर, ठीक है ना, कि ये जो इनकम है जो क्रेडिट या पे की गई है किसके द्वारा, कोऑपरेटिव सोसाइटी के द्वारा, किसको, मेंबर को, ठीक है। और टू सच इनकम क्रेडिट और पेड बाय कोऑपरेटिव सोसाइटी टू एनी अदर कोऑपरेटिव सोसाइटी, तो ये जो इनकम होगी इसके ऊपर भी टीडीएस नहीं कटेगा, ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटी पे करेगी, ठीक है ना, मेंबर को, या फिर दूसरी कोऑपरेटिव सोसाइटी को पे करेगी तो उसके ऊपर टीडीएस नहीं कटेगा, ये लिखा है। इंटरेस्ट पेड बाय कोऑपरेटिव बैंक टू इट्स मेंबर्स इज लायबल टू टीडीएस, पर जो अगर कोऑपरेटिव बैंक जो है इंटरेस्ट पे करता है इसके मेंबर को तो उस पर टीडीएस कट जाएगा, ठीक है। और अब ये लिखा है इन्होंने, उसके बाद लिखा है अगर इंटरेस्ट कहाँ से आ रहा है, कंपनसेशन अमाउंट अवॉर्डेड बाय द मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल से, ठीक है ना, अगर मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल ने जो है वो अवार्ड किया कंपनसेशन और उस पर इंटरेस्ट आ रहा है तो उस पर भी टीडीएस नहीं कटेगा, ठीक है। डिडक्शन ऑफ टैक्स अंडर सेक्शन 194 ए फ्रॉम इंटरेस्ट पेमेंट ऑन द कंपनसेशन अमाउंट अवॉर्डेड बाय द मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल शैल बी मेड ओनली एट द टाइम ऑफ पेमेंट। अच्छा, इफ द अमाउंट ऑफ सच पेमेंट और एग्रीगेट अमाउंट ऑफ सच पेमेंट ड्यूरिंग ए फाइनेंशियल ईयर एक्सीड्स 50,000, अगर 50,000 से ज़्यादा है कंपनसेशन पे इंटरेस्ट जो है तो टीडीएस कटेगा, वरना टीडीएस नहीं कटेगा। थ्रेशोल्ड लिमिट एक तरह से बता रखी है इन्होंने कि 50,000 से ज़्यादा होनी चाहिए ये किसके, ये जो कंपनसेशन मिल रहा है मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल से उसके ऊपर जो इंटरेस्ट आ रहा है, ये डिडक्शन ऑफ टैक्स अंडर सेक्शन 194 ए फ्रॉम इंटरेस्ट, ठीक है, इंटरेस्ट पेमेंट ऑन द कंपनसेशन अमाउंट अवॉर्डेड बाय द मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल कंपनसेशन, ठीक है ना। अगर फाइनेंशियल ईयर में एक्सीड नहीं करता 50,000 से ज़्यादा तो 50,000 से ज़्यादा एक्सीड करेगा तो टीडीएस कटेगा, ठीक है।
सच इनकम पेड बाय द इंटरेस्ट ऑन द कंपनसेशन अमाउंट अवॉर्डेड बाय द मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल वेयर द अमाउंट ऑफ सच इनकम एज द केस में बी द एग्रीगेट ऑफ द अमाउंट ऑफ सच इनकम पेड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल डज नॉट एक्सीड 50,000। वही बता रखा है, मतलब कि 50,000 से नीचे है तो इंटरेस्ट TDS नहीं कटेगा, 50,000 से ऊपर तो TDS कट जाएगा। ठीक है ना, ये बोला है इन्होंने मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल का। ठीक है, फिर सच इनकम विच इज़ पेड और पेबल बाई, कौन दे रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैपिटल कंपनी या इंफ्रास्ट्रक्चर कैपिटल फंड और पब्लिक सेक्टर कंपनी और शेड्यूल्ड बैंक इन रिलेशन टू ए जीरो कूपन बॉन्ड इशूड बाई सच कंपनी और फंड और पब्लिक सेक्टर कंपनी और शेड्यूल्ड बैंक। यानी कि वो इनकम जो सच इनकम विच इज पेड या पेबल है, कौन पे कर रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैपिटल कंपनी या इंफ्रास्ट्रक्चर कैपिटल फंड या पब्लिक सेक्टर कंपनी कर रही है, ये शेड्यूल बैंक कर रहा है। ठीक है, इन रिलेशन टू किसके, उन्होंने बॉन्ड इशू कर रखे। तो ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी होती है ना, जैसे मैंने बोला डिबेंचर इशू करती है, डिबेंचर का ही दूसरा रूप है बॉन्ड। ठीक है ना, तो इन्होंने अगर जीरो कूपन बॉन्ड इशू कर रखे हैं कंपनी ने और फंड और पब्लिक सेक्टर कंपनी और शेड्यूल बैंक, अगर इन्होंने जीरो कूपन बॉन्ड इशू कर रखे हैं तो अगर उस पर इंटरेस्ट पे कर रहे हैं तो उस पर भी TDS नहीं कटेगा, ये बोल रहे हैं। अब इसके हमारे 3 सर्कुलर हैं, वो भी कर लेते हैं। चलो, बोर्ड का सर्कुलर है। इट इज़ क्लैरिफाइड दैट सिंस नो कंस्ट्रक्टिव क्रेडिट टू द डिपॉजिटर पेई अकाउंट टेक्स प्लेस वाइल कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन टाइम डिपॉजिट्स on daily or monthly basis in the CBS software used by banks, tax need not be deducted at source on such provision of tax interest by banks for the purpose of macro monitoring only। ठीक है, मतलब ये कह रहे हैं जो आप देखते होंगे ना, जैसे अगर आपके पास ऑनलाइन बैंकिंग है तो आप देखो जो आपने फिक्स डिपॉजिट करा रखा है, ठीक है ना, उसके अंदर अब आजकल सेविंग बैंक प्लस अकाउंट चल रहे हैं सबके, है ना। आप खुद देखो, आपका जो अकाउंट होगा उसमें लिमिट होती है कि भाई 25,000 से ऊपर अगर क्या नाम है आप अकाउंट में रखते हैं तो एक सेविंग बैंक प्लस की स्कीम आती है बैंक में। ठीक है, कि 25,000 से ऊपर अगर अमाउंट है तो वो ऑलरेडी MOD में चला जाता है। ठीक है, वो फिक्स डिपॉजिट की तरह वो वो रहता है वो उस बैंक के अंदर। आपके सेविंग बैंक अकाउंट होता है, उसको सेविंग बैंक प्लस अकाउंट कहते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का आता। ठीक है ना, तो उसके अंदर 25,000 से ऊपर वो बाकी का जो पेमेंट, मान लीजिए आपने 1 लाख रुपये डाल रखे हैं तो 75,000 रुपये जो है ना वो उसमें होंगे आपके MOD में, यानी कि वो फिक्स डिपॉजिट है आपका 75,000 का। तो वो यही कह रहे हैं कि अब अगर आप उसमें देखोगे ना, या फिर आपने अगर FD करा रखी है कोई, ठीक है ना, तो अब जब अपनी FD वगैरह देखोगे या फिर आप उसमें मोड में देखोगे तो वहाँ पे ना वो लिखा हुआ दिखेगा आपको, इंटरनेट बैंकिंग से देखोगे आप तो, कि रोज़ आपके कुछ जो इंटरेस्ट एक्रू होता है वो एक्रू होता हुआ दिखाता जाता है कि इतना एक्रू हो गया, इतना एक्रू हो गया, इतना एक्रू हो गया। तो वही कह रहा है कि अगर जो मॉनिटरिंग के पर्पज़ से वो दिखा रहा है तो उसके ऊपर TDS नहीं काटेंगे बैंक। ठीक है, ठीक है। इट इज क्लैरिफाइड सिंस नो कंस्ट्रक्टिव क्रेडिट टू द डिपॉजिट पे अकाउंट टेक्स प्लेस वाइल कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन टाइम डिपॉजिट्स, यानी FDs के बारे में बात कर रहा है, टाइम डिपॉजिट्स और डेली और मंथली बेसिस इन द CBS software used by banks. Tax need not be deducted at source on such provision of interest by banks for the purpose of macro monitoring only. In such cases, tax shall be deducted at source on accrual of interest at the end of financial year. ठीक है ना, जो फाइनेंशियल ईयर के एंड में एक्रू होगा इंटरेस्ट या एट पीरियोडिक इंटरवल्स पे एज पर द प्रैक्टिस ऑफ द बैंक, तो तब TDS कटेगा, है ना। जैसे बैंक में अगर आप FD में देखो ना, हर क्वार्टर में वो TDS काट देता है बैंक, जो है हर क्वार्टरली स्टेटमेंट जाती है TDS की, और वो हर क्वार्टर में TDS काट के जमा करा देता है। अगर आपकी वो देखता है कि इंटरेस्ट पेमेंट काफ़ी ज़्यादा आ रही है तो, ठीक है ना, जैसे कि अब 40,000 हो गई है ना, ये 40,000 से ऊपर आपकी जा रही है, उसे दिख रहा है तो वो TDS काटेगा। तो वो TDS जो है अगर फिक्स डिपॉजिट के अंदर आ रहा है तो वो ऑलरेडी TDS काट लेगा।
और वो वही कह रहे हैं कि जब TDS की वही TDS कहाँ कटेगा, एट सोर्स, और TDS कहाँ कटेगा, टैक्स शेड्यूल डिडक्टेड सोर्स ऑन एक्रूवल ऑफ इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर और एट पीरियडिक इंटरवल्स एज पर द प्रैक्टिस ऑफ द बैंक। बैंक में जैसी प्रैक्टिस चल रही है उस हिसाब से TDS कट जाएगा। मतलब आप ये सोचिए, आप अपनी पासबुक निकाल के देखना, मैं सिंपल समझाता हूँ। बैंक जब आपकी जैसे TDS की लायबिलिटी बनती है, ठीक है ना, 40,000 से ऊपर आपका जा रहा है, कहने का मतलब ये है कि भाई 40,000 से ऊपर जा रहा है साल का इंटरेस्ट, बैंक जो पे करने वाला है आपको, तो आपकी हर क्वार्टर में ना TDS काटता रहेगा उसके ऊपर, और 4 क्वार्टर के 4 फॉर्म आपको पकड़ा देगा TDS सर्टिफिकेट के रूप में 16A। यही कह रहा है बस ये यहाँ पे, और कुछ नहीं कह रहा, कि प्रैक्टिस यही होती है बैंकों की। बोर्ड का सर्कुलर एक और है यहाँ पे, सेकंड सर्कुलर, इट इज़ क्लेरिफाइड दैट इंटरेस्ट ऑन FD मेड इन द नेम ऑफ रजिस्ट्रार जनरल ऑफ कोर्ट ऑन द डिपॉजिटर उसके बाद क्या कह रहा है, सेकंड बोर्ड का सर्कुलर, इट इज क्लेरिफाइड दैट इंटरेस्ट ऑन FD मेड इन द नेम ऑफ रजिस्ट्रार जनरल ऑफ द कोर्ट और द डिपॉजिटर ऑफ द फंड ऑन द डायरेक्शन ऑफ द कोर्ट विल नॉट बी सब्जेक्ट टू TDS टिल द मैटर इज डिसाइडेड बाय द कोर्ट। ठीक है ना, जब तक कोर्ट डिसाइड नहीं करता तब तक ये जो मैटर है, जब तक कोर्ट डिसाइड नहीं करता तब तक जो है TDS नहीं कटेगा FD के ऊपर, जो किसके नाम पे बनी है, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ द कोर्ट के नाम पे बनी है या डिपॉजिटर ऑफ द फंड के नाम पे बनी है। ठीक है ना। However, once the court decides the ownership of the money lying in the fixed deposit, provisions 194A के जो है वो अप्लाई हो जाएंगे रिसिपिएंट के, जो जिसको पैसे मिलेंगे उसके ऊपर वो प्रोविजंस 194A के अप्लाई हो जाएंगे जैसे ही डिसाइड हो जाएगा किसको पैसे मिलेंगे। ठीक है। तीसरा बोर्ड का सर्कुलर क्या कहता है, नो TDS ऑन द पेमेंट ऑफ नेचर स्पेसिफाइड बिलो इन केस सच पेमेंट इज मेड बाय पर्सन टू ए बैंक। अच्छा, कि कोई TDS नहीं कटेगा पेमेंट्स पे ऑफ द नेचर स्पेसिफाइड बिलो इन केस सच पेमेंट इज मेड बाय ए पर्सन टू द बैंक। एक आदमी बैंक को पेमेंट कर रहा है, अब रिवर्स कि कोई पर्सन बैंक को पेमेंट कर रहा है, लिस्टेड इन द सेकेंड शेड्यूल ऑफ द रिजर्व बैंक टू द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्सक्लूडिंग अ फॉरेन बैंक। फॉरेन बैंक को छोड़ के पर्सन में सब कुछ आया था, मैंने आपको बताया ना, इंडिविजुअल भी होता है, HUF भी होता है, फर्म भी होती है, कंपनी भी होती है, AOPO BOI सब कुछ आया था। पर्सन एक बहुत वाइडर टर्म है, उसको मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा सेक्शन 2 सबसेक्शन 31 के अंदर इसको इनकम टैक्स एक्ट में डिफाइन किया हुआ है। ठीक है ना, इसको भी मैं किसी दिन टेकअप करूंगा। ठीक है, यही कह रहा है कि एक्सक्लूडिंग ए फॉरेन बैंक और पेमेंट इज मेड टू एनी पेमेंट सिस्टम कंपनी ऑथराइज बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, किस तरह की पेमेंट है ये देखते हैं, इन केस सच पेमेंट इज मेड बाय पर्सन टू ए बैंक लिस्टेड इन द सेकंड शेड्यूल। पेमेंट का नेचर बताया जा रहा है नीचे। ठीक है, 7 पॉइंट दिए हैं, बैंक गारंटी कमीशन, कैश मैनेजमेंट सर्विस चार्जेस, डिपॉजिटरी चार्जेस ऑन मेंटेनेंस ऑफ डीमेट अकाउंट, चार्जेस फॉर वेयर हाउसिंग सर्विसेज फॉर कमोडिटीज, अंडरराइटिंग सर्विस चार्जेस, ठीक है ना, क्लियरिंग चार्जेस, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड कमीशन फॉर ट्रांजेक्शन बिटवीन मर्चेंट एस्टेब्लिशमेंट एंड एक्वायरर बैंक। ये 7 पॉइंट दिए गए हैं। ठीक है, तो बस यही था बोर्ड का सर्कुलर इसका कि भाई TDS नहीं कटेगा इस तरह की, अगर ये 7 तरह की जो पेमेंट है अगर कोई पर्सन बैंक को करता है तो, है ना। अब जैसे ये लिखा है ना उन्होंने, डिपॉजिटरी चार्जेस ऑन मेंटेनेंस ऑफ डीमेट अकाउंट, जैसे आप अगर आपको शेयर मार्केट में ना काम करना है तो आपको डीमेट अकाउंट खुलाना पड़ेगा, तो डीमेट अकाउंट खुलाना, तो आप डीमेट अकाउंट खुलवाओगे तो आप बैंक को पेमेंट करोगे ना डीमेट चार्जेस, तो कह रहा है कि कोई पर्सन बैंक को डीमेट चार्जेस पे करता है तो उसके ऊपर TDS नहीं कटेगा, बस ये बोला गया। ठीक है ना, इसी तरह से बाकी के चार्जेस है 6 और। ठीक है, तो ये हमारा सेक्शन 194A कंप्लीट होता है आज के लिए इतना ही। थैंक यू।